ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल फेम के लिए, लाइक्स के लिए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट के लिए करते हैं। लेकिन क्या हो अगर लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और उसके बदले उन्हें लाइक और कमेंट तो पता नहीं मिले या नहीं मिले, पर जेल ज़रूर मिली। तो आज का वीडियो इसी तरह का है। सबसे पहले हम चलते हैं ब्राज़ील में एक औरत थी, उसका नाम था एंड्रेसा डी लिमा। उसका अपना एक ब्यूटी सैलून था। वह यहाँ भी जाती थी अपने हस्बैंड रोनाल्ड के साथ, वहाँ की फ़ोटोज़ डालती थी और उस जगह की लोकेशन टैग कर देती थी। कभी वह फ्रांस में होते थे, कभी स्पेन में होते थे, कभी इटली में होते थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि एंड्रेसा डी लिमा के हस्बैंड जिस पैसे के साथ घूम फिर रहे थे वह पैसा ड्रग मनी का था। रोनाल्ड साल 2012 से मेक्सिको के अलग अलग ड्रग कार्टल्स के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। पुलिस के अनुसार रोनाल्ड ने टोटल $900 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। लेकिन पुलिस के पास एक प्रॉब्लम भी थी। पुलिस को रोनाल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता था, लेकिन इसमें हेल्प करती है उसकी अपनी ही पत्नी। एक बार इसी तरह साल 2024 में एंड्रेसा डी लिमा और रोनाल्ड दोनों ब्राज़ील के गुआरुजा शहर में जाते हैं। यह एक बहुत ही पॉपुलर बीच टाउन है। वहां जाकर एंड्रेसा डी लिमा फिर से अपनी लोकेशन जाहिर करती है। इस बार स्वैट टीम पहले से ही तैयार बैठी थी। जैसे ही लोकेशन का पता लगता है उसी समय पुलिस इन्हें इनकी ही पोस्ट में बताई हुई लोकेशन के कारण पकड़ लेती है। पुलिस को इनसे क्या मिलता है? 34 लग्जरी कार्स, 2 प्राइवेट जेट्स, बहुत सारे लग्जरी वॉचेस, बहुत सारे हथियार और एक बहुत बड़ा कमरा जो पैसों के साथ भरा हुआ था। बाद में पुलिस ने भी कहा कि यह कभी पकड़े नहीं जाते अगर एंड्रेसा डी लिमा अपनी लोकेशन बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करती। लेकिन अभी भी यह कहानी अधूरी है। कई बार हम कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन शायद रोनाल्ड को गलतियों से सीखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। यही कारण है कि इससे पिछली बार फिर जब वह 2019 में पकड़ा गया था तब सेम ऐसे ही हरकतें उसकी पहली वाइफ की थी। उस बार भी उसकी सोशल मीडिया पर डाली हुई लोकेशन के कारण वह पकड़ा गया था, लेकिन उस बार पुलिस ने सिर्फ 1 साल की कैद के बाद उसे छोड़ दिया था। जब भी हम फिल्मों में बैंक रॉबरी की घटनाएं देखते हैं तो वह बहुत ड्रामेटाइज होती हैं, गोलियां चलती हैं और वह सब कुछ होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जहाँ बैंक को लूट करना बहुत शांत तरीके से होता है, पर गड़बड़ उसके बाद होती है। साल है 2015। 23 साल का डोमिनिक एल्फोंसिका एक बैंक में जाता है। बैंक में जाकर कैशियर को एक पर्ची देता है। उस पर्ची पर लिखा होता है कि मुझे प्लीज़ कृपा करके $50,000 दे दो और मैं 1 मिनट में आपके बैंक से बाहर चला जाऊंगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। साथ ही नीचे एक स्माइली भी बना हुआ था। अब कैशियर बेचारा डर जाता है और तुरंत $50,000 डोमिनिक एल्फोंसिका को दे देता है। 1 मिनट के अंदर अंदर डोमिनिक एल्फोंसिका बैंक के अंदर आता है और 1 मिनट में ही $50,000 लेकर चला जाता है। अब तक सब कुछ सही है, अब यहाँ गड़बड़ होनी है। वह सोशल मीडिया वाला कीड़ा अभी तक गया नहीं था। इसके बाद डोमिनिक एल्फोंसिका क्या करता है? जब वह बैंक के अंदर गया था तो अपने साथ एक हिडन वीडियो कैमरा लेकर गया था। पैसे तो मिल गए, लेकिन पॉपुलैरिटी और लाइक्स अभी बाकी थे, उनकी भूख अभी बाकी थी। तो वह इंस्टाग्राम पर अपना वही वीडियो अपलोड कर देता है। इसके आगे हमें पता ही है कि क्या हुआ होगा। उसी दिन पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अपने डिफेंस में डोमिनिक एल्फोंसिका जो कहता है वह इससे भी आगे की बात है। वो कहता है कि देखिए, आप मुझे अरेस्ट तो तब करें जब मैंने बैंक को ज़बरदस्ती लूट किया हो। मैंने वहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। मैं जाकर पोलाइटली एक कागज देता हूँ और कैशियर साहब ने मुझे $50,000 पकड़ा दिए। मैं चुपचाप बाहर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि कोर्ट वाले इस बात को नहीं मानते। डोमिनिक एल्फोंसिका को इस कारण 2 साल और 11 महीने जेल में रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगले इंसान की, जिसे सोशल मीडिया पर आने और लाइव स्ट्रीम करने का बहुत शौक था। ये सब कुछ आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर पूरी स्टेट की पुलिस आपके पीछे लगी हुई हो तो मेरे ख्याल में शायद आपको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। मगर 20 साल के केविन गेट्स जूनियर को यह बात कौन समझाए। हथियारों के साथ उसका बहुत समय से रिलेशन रहा था। उल्टी सीधी और बहुत सारी हरकतों के कारण पुलिस उसे ढूंढ रही थी। और ये भाई साहब एक दिन क्या करते हैं, अपने घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं। उधर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होते ही इधर पुलिस वालों को, जिनके पास पूरा डिजिटल सिस्टम मौजूद था, उसकी लोकेशन मिल जाती है। मिनटों में ही केविन गेट्स जूनियर के घर में चारों तरफ पुलिस वाले आकर खड़े हो जाते हैं और अंदर खिड़की से उसकी लाइव स्ट्रीम चलती हुई देख रहे होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि तब तक उसने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी थी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम अक्सर बच्चों को भी कहते रहते हैं कि इंटरनेट पर उल्टी सीधी चीज़ें मत देखो, वही चीज़ें तुम करोगे। बहुत बार बच्चे ऐसी चीज़ करते भी हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में हर्नाडो कंट्री में साल 2024 में 15 साल के बच्चे इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड वायरल होते देखते हैं। यह ट्रेंड छोटे छोटे बच्चों और टीनेजर का था। वे लोगों के घरों के दरवाजों को लात मारकर या तोड़कर वहां से भाग जाते थे। अब कोई समझदार आदमी इस चीज को सिर्फ लानत ही देगा, लेकिन बच्चों की दुनिया में इससे लाइक मिलते थे। इन दोनों को लगता है कि हम पीछे क्यों रहें, तो यह भी वही चीजें करनी शुरू कर देते हैं और साथ साथ अपने वीडियोस बनाने लग जाते हैं। 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली, जहां बाकी बच्चों ने सब कुछ दिन में किया, ये दोनों यह काम रात को करते थे। दूसरी, जो अपने ही नेबरहुड में करते थे। अब अमेरिका का कल्चर यह है कि वहाँ बहुत से लोगों के पास गन होती हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिकार भी होते हैं। इनके साथ इससे भी बुरा हो सकता था। कोई भी डरा हुआ मकान मालिक अंदर बैठा हो और अंदर से ही गोलियां चलानी शुरू कर दे। ऐसा अमेरिका में कई बार हुआ है। चलो, बात वहाँ तक नहीं गई, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके बनाए हुए वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और पुलिस थोड़ी देर में इन दोनों को पकड़ लेती है। अभी तक आपको लगा होगा कि यार कितने बेवकूफ़ लोग हैं। नहीं, जब मैं आपको अगली कहानी सुनाऊंगी तो आप कहेंगे कि यार वो तो बहुत ही समझदार थे। साल है 2013, कंट्री है इंग्लैंड का ब्रिंड्सवर्थ एरिया। किसी भी चोरी करने आए चोर या डकैत के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? 2 ही चीज़ें। पहली, उसे अच्छा खासा माल मिल जाए। दूसरी, वह चुपचाप बचकर निकल जाए। लेकिन अब जमाना सोशल मीडिया का है। यहाँ होता क्या है, एशले कीस्ट नाम का एक चोर है। रात को वह किसी के घर पहुँच जाता है। अब इस आदमी की किस्मत अगले कुछ मिनटों में ही पहले तो पूरी तरह उसके साथ खुश होगी, पूरी तरह उसकी मदद करेगी, लेकिन बीच में जाकर पता नहीं उसकी किस्मत को क्या हो गया, वह एकदम उससे रूठ जाती है। जब वह उस घर में पहुँचता है तो देखता है कि घर में कोई नहीं है। पहली बात, उसे वहाँ से $35,000 की चीज़ें मिलती हैं। $10,000 की रोलेक्स वॉच मिलती है, बहुत सारे गहने मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती हैं, एक कार भी मिलती है ताकि वह वहाँ से आराम से अपने घर चला जाए। वहाँ एक ऑडी A4 और एक फ़ोन भी पड़ा था। यह भाई साहब उस फ़ोन में से सिम निकाल लेते हैं। अब फ़ोन उसने वहाँ क्यों छोड़ा और सिम क्यों निकाला, ये सिर्फ एशले कीस्ट ही जानता है। अब वह करता क्या है, जो सारा कुछ लेकर वहाँ से निकलता है और उस सिम को अपने फ़ोन में इंसर्ट कर लेता है। इंसर्ट करने के बाद उसने अपने जो फ़ोटोज़ खींची थी वह सारी अपने फ़ोन में डालकर अपने सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट में अपलोड कर देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसने सिम चेंज कर दिया था। अब सिम चेंज होने के कारण उसकी फ़ोटोज़ किसे पहुंची? उसी आदमी के कॉन्टेक्ट वाले लोगों को जिसके घर वह चोरी करने पहुंचा था। मिनटों में वह सारे लोग उसे देख लेते हैं और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। फाइनली एशले कीस्ट 32 महीनों के लिए जेल पहुंच जाता है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि एशले कीस्ट प्रूव करना चाहता था कि वह दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है। उसे लगा होगा कि अभी प्रूफ नहीं हुआ। अब होता क्या है, उसकी 32 महीनों की सज़ा पूरी होने में सिर्फ 2 महीने बाकी थी। 2 महीनों के बाद उसे जेल से बाहर आ जाना था। अब वह क्या करता है, जेल के अंदर से अपने हाथों से एक खत लिखता है और किसी आदमी को जान से मारने की धमकी भरा खत भेजता है। वह खत गार्ड के पास पहुंच जाता है। गार्ड्स उसे पढ़ लेते हैं।
फिर से उस पर केस चलता है और अब एशले कीस्ट साहब दोबारा 4 साल के लिए जेल में ही रुकेंगे। सोशल मीडिया के समय से पहले अगर किसी को कहे कि तुझे पैसा चाहिए तो वह आदमी कहेगा कि हाँ मुझे पैसा चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का समय ऐसा है कि लोगों को पैसे से भी ज्यादा शायद लाइक्स चाहिए। पैसा भी वैसे सिर्फ ईमानदारी का हो तो बेहतर है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इन चोर लुटेरों और इनकी बेवकूफियों की। साल है 2019, जगह है अमेरिका का नॉर्थ कैरोलिना। ऑरलैंडो नाम का एक नौजवान चार्लोट एरिया के एक बैंक में एम्प्लॉय था। उसका काम की रूटीन कुछ ऐसी थी कि कई बार ऐसा होता था कि उस बैंक में वह अकेला होता था। जब वह अकेला होता है तो उसके दिन में बेईमानी आती है। वह सोचता है कि जब मैं बैंक में अकेला हूँ, पैसों के ढेर पर बैठा हूँ, तो क्यों न कुछ पैसे निकाल ही लूँ। धीरे धीरे करके वह बैंक से किसी तरीके से पैसे निकालना शुरू करता है। लालच बढ़ता जाता है, थोड़े से पैसे ज्यादा पैसे हो जाते हैं। फाइनली हालत यहाँ तक पहुँचती है कि एक एक दिन में वह $13,000 तक निकालने लग जाता है। लेकिन उसके लिए गुड न्यूज़ यह थी कि किसी को भी अभी उसका पता नहीं लगा था। अगर पता लगा भी था तो यह नहीं पता लगा था कि पैसे निकल कैसे रहे हैं। अब यहाँ ऑरलैंडो की बेवकूफ़ मत समझिए। ऑरलैंडो बहुत समझदार आदमी था। ऑरलैंडो ने बहुत बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट इधर उधर कर लिए, पूरा एक स्ट्रॉन्ग केस बना लिया जिससे किसी को भी ऑरलैंडो पर शक नहीं होगा। अब टाइम गुजरता जाता है, ऑरलैंडो अमीर होता जाता है, लेकिन अब उसके हाथों में एक खुजली होती है। वह सोचता है कि पैसा तो मिल गया, लेकिन पॉपुलैरिटी तो हुई नहीं। किसी को भी पता नहीं लगा कि ऑरलैंडो बहुत अमीर हो गया और वह सोशल मीडिया पर जाता है। सोशल मीडिया पर जाकर वह अपनी इस बेईमानी की कमाई को दिखाना शुरू कर देता है। अलग अलग चीजें दिखाता है, महंगी वॉचेस दिखाता है, महंगी गाड़ी दिखाता है। अब पुलिस वाले ऑलरेडी इस केस की जांच कर रहे थे। उन्हें पता था कि पैसा निकल रहा है। दूसरी तरफ ऑरलैंडो भाई साहब अमीर होते जा रहे थे। अब पुलिस वाले इतने बेवकूफ नहीं थे, उन्हें पता लग रहा था कि पैसा कहां से निकल रहा है और किधर पहुंच रहा है। फाइनली दिसंबर 2019 में पुलिस ऑरलैंडो को पकड़ती है। अब ऑरलैंडो साहब सिर्फ लाइक्स और कमेंट की भूख के कारण अगले 40 साल तक जेल में रहेंगे। हाँ जी, पूरे 40 साल तक। अगली कहानी में आपको इटली की पुलिस डिटेक्टिव की सुनाती हूँ, जो एक आदमी के पीछे बहुत सालों से लगा हुआ था। वह आदमी उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। वह इटली के सबसे मेन मोस्ट वांटेड लोगों में से एक था। उसे डिटेक्टिव के बहुत सारे साल उसके पीछे निकल गई थी। एक दिन वह डिटेक्टिव अपने घर बैठा था। दोपहर का समय था, आलस छाया हुआ था। वह यूट्यूब पर एक कुकिंग वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में इंसान अपना चेहरा नहीं दिखाता, पर उसकी बाहें काम करती हुई दिखती हैं। डिटेक्टिव बैठा बैठा देखता रहता है। उसे सुस्ती पड़ी हुई थी, लेकिन वह धीरे धीरे वीडियो देख रहा था। उसका ध्यान उस आदमी की बाहों पर जाता है, फिर बाहों के ऊपर बने हुए टैटू पर जाता है। जैसे ही वह टैटू देखता है, आंखों से सिग्नल दिमाग में जाता है और दिमाग में पुराने सालों की यादें आ जाती हैं। बहुत पहले उसने एक आदमी को एक बार पकड़ा था और छूटने के बाद वह आदमी आज तक लापता था। वही टैटू से ज्यादा ही आता है। अब उसे लगता है कि यह वही आदमी है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा था, और खोजबीन करने पर उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि माफिया का बहुत बड़ा डॉन मार्क फेरिन क्लॉड बिरट है, जिसे इटली की पुलिस पता नहीं कितने सालों से ढूंढ रही थी। अब वह डोमिनिकन रिपब्लिक में जाकर छिपा हुआ था, और वहां जाकर वह क्या कर रहा था? यूट्यूब पर कुकीज की वीडियो बना रहा था। तो इटली की पुलिस तुरंत डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ जाती है, लेकिन उन्हें उसकी रेसिपी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो खुद कुक को लेने जा रही थी। अमेरिका में एक ऐप था, उसका नाम था पेरिस्कोप। वह वहाँ बहुत पॉपुलर था, लोग कुछ भी करते थे तो पेरिस्कोप ऑन करके लाइव हो जाते थे और कुछ ना कुछ करते रहते थे। लाइक और कमेंट की भूख लोगों की खत्म नहीं होती। मेरे भी वही है, तभी मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आप घर बैठे हो, शांत वातावरण है, यहाँ आप वीडियो बना सकते हो। पर हाँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अमेरिका में हो और बहुत ज्यादा शराब पी हुई है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको लाइव स्ट्रीम नहीं करनी चाहिए। लेकिन फ्लोरिडा की एक औरत विटनी बियल मेरी इस बात से ज्यादा सहमत नहीं थी।
इसी कारण 2015 में वह यही काम करती है। उसने शराब पी हुई थी, वह गाड़ी चला रही थी बहुत हाई स्पीड पर, लेकिन लाइफ में अभी भी एक चीज मिसिंग थी। जो मजा है, जो फन है, वह पूरा नहीं था। कमेंट और लाइक्स के बिना फन अधूरा था। अब वे पेरिस्कोप ऐप ऑन कर लेती है और लाइव हो जाती है। मिनटों और सेकंडों में ही बहुत सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं। जब लोग उसे देखते हैं तो उनके होश उड़ने शुरू हो जाते हैं। जिस हिसाब से यह बेबी गाड़ी चला रही थी, कुछ लोग तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। शायद उन्हें फन में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हो सकता है वह बोरिंग लोग हो। ये बात मैं यहाँ मजाक में ही कह रही हूँ। पुलिस वाले भी पेरिस्कोप खोलते हैं, आसपास की जगहों से कौन कौन सी जगह गुजर रही हैं, उससे आइडिया लगाते हैं कि विटनी बियल इस टाइम कहाँ होगी। थोड़ी देर में ही विटनी बियल को क्लोज डाउन करते हैं और उसका जो फंड चल रहा था उसे खत्म करके उसे पकड़ लेते हैं। 6 महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जाता है। 150 घंटों की कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ती है। 12 महीनों का प्रोबेशन टाइम मिलता है। इसके अलावा वीकेंड पर भी काम पर जाना पड़ता है। पुरानी फिल्मों में हमने देखा है कि जब डाकू कहीं लूट कर जाते थे तो बाद में अपने ठिकाने पर जाकर शराब पीते थे। कोई लड़की घेरे में नाचती थी और एक गाना चल पड़ता था। समाज बदल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। आजकल की जनरेशन भी लूटती है, लेकिन पुराने लोगों की तरह नहीं चलती। लूटने के बाद वे किसी जगह जाकर गाने नहीं चलाते, उसमें उन्हें मजा ही नहीं आता। मजा है सोशल मीडिया पर जाकर लाइक्स और कमेंट लेने का। ऐसे ही कहानी 2012 की है। हैना नाम की एक लड़की थी, सिर्फ 19 साल की थी तो अभी भी टीनेजर थी, लेकिन आप उसे एक छोटी मोटी डकैत कह सकते हो। इतने कम समय में ही वह 2 या 3 बार बैंक लूट चुकी थी। इसके अलावा वह कुछ कार्स भी लूट चुकी थी। शायद कोई पुराना टाइम होता तो कुलदीप मानक जी ने इसके भी गाने गा दिए होते, लेकिन आज हैना के लिए गाने गाने वाला कोई नहीं था। फिर वह करती क्या है, वह खुद ही सोशल मीडिया पर पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पर जाकर वह सब कुछ बताना शुरू कर देती है। डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, इन चीज़ों को लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ और भी लोग थे जो पहले की तरह बोरिंग लोग, जिन्हें ऐसी मस्ती पसंद नहीं। और उनमें से कुछ पुलिस वाले भी होते हैं। पुलिस वाले कमेंट नहीं करते, वे सीधा हैना के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें हैना का जो काम काज इतना ज्यादा पसंद आता है कि पहले उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और फिर उस सरकार के अपने घर, जिसे जेल कहा जाता है, वहाँ छोड़ आते हैं पूरे 20 साल के लिए। लेकिन यहाँ हैना के लिए एक बहुत अच्छी चीज यह होती है कि उसने जो वीडियोस डाले थे उनमें कम से कम 2 मिलियन तक व्यू हुए थे। अब हैना के पास अगले 20 साल के लिए बहुत ज्यादा टाइम था कि जब वह अपने सेल में अकेली बैठी होगी तो कमेंट वगैरह देख सकती हैं और खुश हो सकती है। जब हम 13-14 साल के होते हैं तो हम क्या करते हैं? कोई कंचे खेलता था, कोई गिल्ली डंडा खेलता था, कोई क्रिकेट खेलता था, कोई नई नई वीडियोस गेम खेलता था। लेकिन साल 2014 में नीदरलैंड यानी हॉलैंड में एक 14 साल की बच्ची को यह सब कुछ बोरिंग लगता था। उसे इसमें कोई ज्यादा फन नहीं लगता था। मैं इससे कुछ बड़ा करना चाहती थी। जैसे दुनिया में बहुत सारे महान लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, वैसे ही वह भी एक कारनामा करना चाहती थी। वह अमेरिका के एयरलाइन के ट्विटर अकाउंट पर जाकर लिखती है कि मेरा नाम इब्राहिम है, मैं अफगानिस्तान की रहने वाली हूँ और मैं आपके कुछ जहाज़ों को बम से उड़ा दूंगी। अब प्रॉब्लम फिर वही थी, बोरिंग लोगों के साथ। दुनिया में बहुत सारे लोग बोरिंग हैं और उन्हें ये मजाक पसंद ही नहीं आता। उनमें से एक एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, क्योंकि उनके पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस बहुत खराब रहे थे। अब उन्हें पता ही नहीं था कि 14 साल की बच्ची मजाक कर रही है, तो वह गुस्से में आ जाते हैं और इस मामले को FBI को दे देते हैं और वो कुछ मिनटों और सेकंडों में ही IP एड्रेस से उस 14 साल की बच्ची के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ उसके लिए एक चीज अच्छी होती है कि एयरलाइन वालों ने अभी इस बात को सीक्रेट रखा था, क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा हल्ला हो सकता था। जिन लोगों ने एयरलाइन टिकट ली थी वह टिकट कैंसिल कर सकते थे, इसलिए इस बात को वहीं दबा दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं एक यंग कपल की। 22 साल का एक पेड्रो रुइज और 19 साल की उसकी गर्लफ्रेंड मोनालिसा पर्ज। वे स्टंट करना चाहते थे, उन्हें भी लाइक्स चाहिए थे और व्यूज चाहिए थे।
वे अपना स्टंट बाकियों से आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए वे अपने एक चैनल लॉन्च करते हैं कि इतना धमाकेदार हो कि बस कमाल हो जाए। और चैनल का नाम भी था डैम इट, कि उसने जो चैनल का नाम इसलिए रखा कि जब कोई भी मेरी इस वीडियो को देखेगा तो कहेगा डैम इट, मतलब यार ये क्या कर दिया। अब वे क्या करते हैं, अमेरिका में गन्स कॉमन हैं, लेकिन उन्हें छोटी मोटी गन में मज़ा नहीं आता। वो वह गन खरीदते हैं जो लीगली आप वहाँ सबसे बड़ी हैंड गन के रूप में खरीद सकते हैं, और वह थी 50 कैलिबर डेजर्ट ईगल। वे उसे चेक करना चाहते थे और अपने पहले वीडियो में व्यूअर्स को दिखाना चाहते थे कि देखते हैं इसकी कितनी पावर है। अब गन को चेक कैसे किया जाए। पेड्रो रुइज के पास एक बहुत अच्छा कमाल का आइडिया था। आइडिया यह था कि पेड्रो रुइज सामने खड़ा होगा, उससे सिर्फ 1 फुट की दूरी पर उसकी गर्लफ्रेंड मोनालिसा पर्स खड़ी होगी और वह पेड्रो रुइज पर गोली चला देगी। देखो कितना सिंपल है। अपने पहले वीडियो में ही मोनालिसा पर्स हाथ में 50 कैलिबर डेजर्ट ईगल पकड़ती है। 1 फुट की दूरी पर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है, क्योंकि ये अपने पहले ही वीडियो में बहुत बड़ा धमाका करना चाहते थे, और फिर वह धमाका भी करते हैं। हाँ, अगर आपको लगे कि पेड्रो रुइज बेवकूफ़ था तो आप गलत हैं। वो बेवकूफ़ नहीं था, उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने सामने एक बहुत मोटी किताब भी पकड़ी हुई थी। इसका एक और कारण यह भी था क्योंकि उसे नहीं लगता था कि डेजर्ट ईगल की गोली किताब से आगे निकल सकती है। वैसे भी गोली और गेंद में क्या ही फर्क है। जैसे गेंद टप्पा खाकर वापस आ जाती है, गोली भी तो टप्पा खाकर लौटेगी ना। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जब मोनालिसा गोली चलाती है तो वह गोली किताब के कवर से टप्पा खाकर वापस नहीं आती। वह किताब को फाड़कर पेड्रो रुइज छाती के आर पार से निकल जाती है। वह उसी समय गिर पड़ता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस कहानी का इससे भी आगे दुखद अंत यह है, सिर्फ एक यंग कपल नहीं था, इनका एक बहुत छोटा बच्चा भी था। और इनकी बेवकूफ़ी तो देखिए। इस पूरे एक्ट को होते हुए देखने के लिए ये अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। उस 3 साल के बच्चे ने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। लाइक्स के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है। अब आखिरी कहानी है इंग्लैंड के 19 साल के बकारी ब्रॉन्स ओगारो की। बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब पर लाइक और कमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक 19 साल का नौजवान जो बहुत ही कमाल का काम कर रहा था। कोई यूट्यूब पर आपको कहानियाँ सुना रहा है, कोई गाने सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जो चीज़ बकारी ब्रॉन्स ओगारो कर रहा था वह शायद सबसे बेमिसाल काम था। वह करता क्या है, वह इंग्लैंड में किसी भी लाइब्रेरी में चला जाता है, किसी एक किताब को पकड़ता है और फिर क्या करता था, उसे पढ़ने लगता था। नहीं, पढ़ना बोरिंग है, पढ़ने से आपको व्यूज थोड़ी मिलेंगे। वह किताब को फाड़ देता है। वह किसी भी लाइब्रेरी में जाता। अब आपको क्या लगा कि बकारी ब्रॉन्स ओगारो बेवकूफ़ था? नहीं, क्योंकि अगर वह बेवकूफ़ होता तो उसे इतना पता होता कि इस तरह की घटिया हरकतों पर उसे कोई लाइक नहीं मिलेगा, लोग गालियाँ निकालेंगे। लेकिन क्योंकि वह स्मार्ट था, वह सिर्फ यहाँ नहीं रुकता। अकेले सारा दिन किताबें फाड़कर क्या करोगे, समाज को सुधारने के और भी काम करने हैं। अब वह करता क्या है, बाहर वैसे भी हम जानते हैं कल्चर है कि लोगों ने अपने पर्सनल पेट्स रखे होते हैं, डॉग्स वगैरह रखे होते हैं। वे उन्हें वॉक पर ले जाते हैं। बहुत बार वह लोग बुजुर्ग होते हैं जिनका कोई और साथी नहीं होता। उनके बच्चे उन्हें छोड़कर अपनी दुनिया में कहीं जा चुके होते हैं। उनका पेट ही उनका साथी होता है। बकारी ब्रॉन्स ओगारो को ये अच्छी तरह पता था किसी के सहारे जिंदगी जीना बेकार है। इस कारण वह इन बुजुर्गों से उनका यह सहारा दूर कर देता है और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। वे अपने बहुत सारे वीडियोस में पार्क में बैठे या टहल रहे बुजुर्गों लोगों से उनके पेट पकड़ता है और उठाकर भाग जाता है। लेकिन वह इससे भी ज्यादा समाज के लिए कुछ करना चाहता था। अब वह अगली चीज क्या करता है, वह लोगों के घरों में बिना बुलाए दाखिल हो जाता है। अब वह इंसान से भगवान बन चुका था। लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है, वही बोरिंग लोग। वह लोग पुलिस को फोन कर देती हैं। पुलिस बकारी ब्रॉन्स ओगारो को पकड़ लेती है। अब देखो बकारी ब्रॉन्स के साथ कितना धक्का हुआ कि फाइनली पुलिस और अथॉरिटीज उसके इस तरह के वीडियोस बनाने पर 2 साल का बैन लगा देते हैं। अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
इन सारे महान लोगों और उनके महान कारनामों के बारे में आपको जो भी विचार हैं वह कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मैं आपको कल मिलूंगी किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ।